इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में। पीछे के वीडियो में हमने देखा था कि मराठा साम्राज्य किस प्रकार से आता है अस्तित्व में। शिवाजी महाराज रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं और रायगढ़ को ही राजधानी बनाई जाती है मराठों की। तो शिवाजी महाराज की मृत्यु 53 साल की आयु में हो गई थी और अचानक से उनकी मृत्यु हुई थी। अब इसका नतीजा ये होता है कि वो अपने उत्तराधिकार की घोषणा नहीं करते हैं, अर्थात उनका उत्तराधिकारी कौन होगा इस चीज़ की वो घोषणा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु अचानक से हो गई रहती है। दूसरी बात ये होती है कि उनका जो सबसे बड़ा पुत्र होता है संभाजी, वो विद्रोही बन जाता है और उसको शिवाजी ने कैद खाने में डाल रखा था। वो पन्हाला के जेल में वो कैद था। अब ऐसी स्थिति में उनकी मृत्यु होती है। और पीछे की वीडियो में हमने ये भी बताया था कि शिवाजी महाराज की 4 पत्नियां थी, जिनमें से कि 2 पत्नियां थी। एक पुतलाबाई, वो तो सती हो गई थी और उसकी कोई औलाद भी नहीं थे, और एक और जो पत्नी होती है उससे सिर्फ एक बेटी होती है। तो 2 पत्नियां होती हैं जिनसे कि एक एक बेटे होते हैं। एक पत्नी होती है साईबाई और इसी से सबसे बड़ा बेटा होता है संभाजी, और दूसरी पत्नी होती है सोहरा भाई। इसके जो बेटा होता है वो होता है राजा राम, या राजा राम प्रथम के नाम से इसे जाना जाता है। अब इन शिवाजी की जब मृत्यु होती है तो बड़ा बेटा जेल में होता है। ऐसी स्थिति में राजा राम थोड़े समय के लिए छत्रपति बन जाता है, परंतु बाद में मराठा सरदारों एवं अष्टप्रधान के लोगों या अन्य मराठे लोगों में आपस में सहमति बनती है कि बड़ा बेटा संभाजी है तो छत्रपति उसी को होना चाहिए, और उसे फिर जेल से रिहा किया जाता है और संभाजी छत्रपति बन जाता है। संभाजी में कुछ अयोग्यताएं थी, वो उतना अयोग्य शासक नहीं था। वो उससे लोग नाराज रहते हैं, मराठे सरदार खास करके नाराज रहते हैं, अष्टप्रधान के मंत्री लोग भी नाराज रहते हैं, जिसकी वजह से पूरा सहयोग उसको नहीं मिल पाता है। इसी का नतीजा होता है कि वो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है। मुगलों के साथ में संबंध के बारे में अगर बात की जाए तो संभाजी के समय में मुगलों के साथ अच्छे संबंध थे, परंतु एक घटना ऐसी होती है जिसके बाद से मुगलों के साथ संबंध पूरी तरीके से बदल जाता है। वो घटना होती है कि मुगल बादशाह औरंगजेब का एक बेटा होता है अकबर द्वितीय, वो विद्रोही बन जाता है, अर्थात औरंगजेब से वो विद्रोह करता है, और उस विद्रोही बेटे अकबर द्वितीय को संरक्षण देते हैं संभाजी। वो उनके किले में संरक्षित होकर रहता है। ऐसी स्थिति में औरंगजेब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है संभाजी से और इसका बदला लेने की वो ठानता है। यहाँ के बाद से मुगलों के साथ संभाजी का संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो संभाजी ने अपनी राजधानी वही रखी थी, अर्थात रायगढ़ में ही अपनी राजधानी रखी थी, और अपना पेशवा बनाया था अपने एक दोस्त जिसका नाम था कवि कलश को। अब मुगलों के जब इसके दुश्मन बन जाते हैं तो आक्रमण किया जाता है रायगढ़ के किले पर और उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, और इन दोनों को पकड़ लिया जाता है, अर्थात संभाजी और कवि कलश दोनों को पकड़ लिया जाता है और बंदी बनाकर मुगल अपने साथ ले जाते हैं। इनके साथ काफ़ी बर्बरता की जाती है और बर्बरतापूर्ण तरीके से इन्हें मारा जाता है। कुछ किताबों में दिया गया है कि मरने के बाद इनके शव में भूसी भर कर कुत्तों को परोस दिया गया था, या कुछ जगह ये भी जिक्र मिलता है कि इनके शव को के टुकड़े टुकड़े किए गए थे और कुत्तों को परोस दिए गए थे। तो खैर जो भी सच्चाई हो, लेकिन कहने का यहाँ पे मतलब यही है कि इन्हें काफ़ी बर्बरतापूर्ण ढंग से मारा गया था। तो ये मात्र 9 साल तक शासन कर पाते हैं, 1680 से लेकर 89 तक ये शासन कर पाते हैं। 1689 में इनकी मृत्यु हो जाती है, या कह लें कि हत्या कर दी जाती है। अब इनकी हत्या के बाद शिवाजी महाराज का छोटा बेटा होता है राजा राम प्रथम, ये गद्दी पर बैठता है और 11 साल तक ये भी गद्दी पे रहता है। 1689 से लेकर 1700 तक ये राज करता है। शुरू के वर्षों में ये अच्छे तरीके से बहुत कम समय के लिए शासन
कर पाता है, क्योंकि मुगलों का जो आक्रमण था वो लगातार जारी रहता है और फिर से एक मुगल जो हैं सो मराठों के साथ में एक नया मोर्चा खोल देते हैं अकबर द्वितीय को, जब से संभाजी ने संरक्षण दिया था। तो वो स्थिति जारी रहती है। अब यहाँ पे राजा राम का जो स्वभाव होता है वो संभाजी के विपरीत होता है। वो मराठों में एकता स्थापित करने की कोशिश करता है। इसका नतीजा निकलता है कि मराठे सरदारों का उसे सहयोग मिलता है, अष्टप्रधान में एकता बनती है, मंत्रियों का भी सहयोग प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में मराठे पुनर्संगठित होने लगते हैं और एक शासन व्यवस्था सुचारू रूप लेने लगती है। परंतु मुगलों का आक्रमण होता है और उसके पहले संयोग से राजा राम प्रथम जो है वो दक्षिण की ओर जाता है, अर्थात जिंजी के किले में वो होता है। उसी समय औरंगजेब की सेना आक्रमण करती है। जुल्फिकार खान के नेतृत्व में रायगढ़ पर आक्रमण करके किले पर अधिकार कर लिया जाता है और वहां पे मौजूद होते हैं संभाजी का बेटा होता है साहू जी और उसकी मां अर्थात संभाजी की पत्नी यशोबाई। इनको कैद कर लिया जाता है और मुगलों के जेल में डाल दिया जाता है। इन्हें कैद खाने में रखा जाता है और राजा राम क्या होता है कि वो तो जिंजी के किले में गया हुआ था। तो जुल्फिकार अब रायगढ़ के किलों को जीतने के बाद राजा राम को पकड़ने के लिए या उसको पकड़ने के लिए ही कह ले, पकड़ने के लिए वो जिंजी के किले पर जाकर उसकी घेराबंदी करता है और ये घेराबंदी 8 सालों तक जारी रहता है। अर्थात राजा राम अपने शासनकाल के लंबे समय तक कह लें कि जिंजी के किले में वो कैद रहा। अर्थात 11 साल का जो उसका कार्यकाल रहा, उस 11 साल में 8 साल एक तरीके से वो कैद में रहा। अतः उसको ज़्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिल पाया और ज़्यादा नहीं कर पाया। अंततः वह मुगलों के हाथों मारा जाता है, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। 1700 ईस्वी में उसकी हत्या हो जाती है। अब उसकी हत्या होने के बाद में उसका बेटा होता है नाबालिग और उसका नाम होता है शिवाजी द्वितीय। तो वो शासक बनता है, अल्प वयस्क होता है। तो ऐसी स्थिति में राजा राम की पत्नी ताराबाई होती है, वो शिवाजी द्वितीय का संरक्षक बन जाती है और शासन पर सारा नियंत्रण वही करती है। अर्थात कह लें कि ताराबाई ही एक्चुअल शासिका होती है और वही शासन चलाती है मराठा साम्राज्य का। अब स्थिति क्या होती है कि ये शासन चलाती रहती है 1707 ईस्वी तक, यूं ही चलता रहता है और बहुत अच्छे से शासन और राजकाज के कार्य चलाती है। ताराबाई के बारे में कहा जाता है कि मराठों में या पूरे भारतवर्ष के इतिहास में अगर देखा जाए तो सबसे योग्य महिला में से एक थी। परंतु हमारा जो समाज था उस समय का, महिला को एक शासक या शासिका के रूप में स्वीकार नहीं करता। तो यही एक वजह था कि ताराबाई उतनी ज़्यादा सफल नहीं हो पाई, उन्हें बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त नहीं हो पाया। अब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो उसका बेटा साहेब बेखबर या बहादुर शाह प्रथम शासक बनता है, मुगल बादशाह बनता है। वो जब मुगल बादशाह बनता है तो उसकी नीति होती है कि हिंदुओं के साथ में संबंध अच्छे किए जाए। इसी कड़ी में वो अलग अलग लोगों से अच्छे संबंध विकसित करता है। जैसे राजपूतों के साथ में वो औरंगजेब के विपरीत बिल्कुल एक सौहार्दपूर्ण नीति को लेकर चलता है। और इसी कड़ी में जो साहू जी और उसकी माँ यशोबाई होती है, इनको रिहा कर देता है। कैद में जो रखा हुआ था औरंगजेब ने, उन्हें रिहा कर देता है। अब इसके पीछे भी एक कारण बतलाया जाता है कि कई जगह यह मिलता है कि बहादुर शाह उनको कैद मुक्त करने के पीछे भी एक राजनीतिक और रणनीतिक कारण था। रणनीतिक कारण ये था कि राजा राम और संभाजी के बीच में एक प्रतिद्वंदिता उनके समय में तो चल ही रही थी उत्तराधिकार को लेकर के, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो बहादुर शाह ये देख रहा था कि अगर इन्हें कैद से मुक्त कर दिया जाए तो मराठे आपस में ही लड़ जाएंगे। अर्थात ये राजा राम के
जो वंशज हैं और संभाजी के जो वंशज हैं, ये आपस में ही उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा करेंगे। इससे मराठा शासन कमजोर होगा और मुगलों को इसका फायदा मिलेगा। तो इसी रणनीति के तहत वो उन्हें रिहा करता है। तो कारण जो भी हो, इन्हें रिहा कर दिया जाता है। अब यहाँ पे एक बात और जानना जरूरी है कि औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक था और इस्लाम की रीति और नीतियों के आधार पे अपने शासन को चलाता है। और उस समय की स्थिति थी कि जब विरोधी और खास करके हिंदू शासकों को अगर अपने अधिकार में किया जाता था, तो उनकी जो विधवाएं होती थी या महिलाएं होती थी, उन्हें जब कैद में लिया जाता था तो साधारणतया उन्हें हरम में डाल दिया जाता था। परंतु संभाजी की पत्नी यशोबाई के साथ में ऐसा नहीं किया गया था। वो उन्हें बहुत इज्जत के साथ में औरंगजेब कैद में रखता है और धर्मांतरण जैसे इस्लाम कबूल करवाने की बात होती थी तो वो भी नहीं करता है, बल्कि वो धार्मिक आज़ादी इनको देता है कि अपने धर्म और अपनी मान्यता के अनुसार पूजा पाठ वो कर सकता है। साथ में साहू जी को भी राजा की उपाधि देता है, साथ में मनसबदारी भी प्रदान करता है। तो औरंगजेब इनके साथ में एक सहिष्णुता की नीति को अपनाता है। तो ये गौर करने वाली बात है। तो बहादुर शाह प्रथम इनको छोड़ देता है और छोड़ने के बाद अर्थात कैद से जब मुक्त कर देता है तो वही बात होती है जो कही जाती है कि उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा। यहाँ पे साहू जी और उसकी चाची जो ताराबाई थी, मुख्य रूप से शासिका बनी हुई थी, फिर से यहाँ पे शासक को लेकर एक लड़ाई छिड़ता है और अंततः 1707 में ही एक युद्ध लड़ा जाता है दोनों के बीच में, जिसे खेड़ा का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में ताराबाई पराजित हो जाती है और वो चली जाती है कोल्हापुर, और कोल्हापुर जाकर वो आजीवन ताउम्र जो है वो साहू जी का विरोध करती रहती है और विरोध का झंडा उठाए रखती है। अब इधर क्या होता है कि साहू जी 1707 ईस्वी में छत्रपति के रूप में बैठते हैं और अपनी राजधानी को सतारा बनाते हैं, क्योंकि रायगढ़ को तो मुगलों ने अपने अधिकार में कर लिया था। तो ऐसी स्थिति में नई राजधानी बनाई जाती है सतारा को और यहीं से शासन करने लगते हैं। अब आगे जाके क्या होता है कि दोनों के बीच में झगड़े जब बढ़ते हैं, विवाद बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में मराठों के बीच में भी गुट बन गए थे। मराठे सरदार भी जो होते हैं वो अलग अलग गुटों में बट गए थे। दोनों पक्ष का लोग अलग अलग दो पक्ष में बटे हुए थे। तो इस तरीके से मराठों की शक्ति घट रही थी, कम हो रही थी। और साथ में पेशवा उस समय मजबूत स्थिति में होकर उभरने लगते हैं। तो पेशवा ही ये पहल करते हैं कि मराठों के बीच में किसी तरीके का विवाद और झगड़ा झंझट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले पारिवारिक जो झगड़ा चला आ रहा है उस पारिवारिक झगड़े को खत्म किया जाए। इसी कड़ी में एक समझौता करवाया जाता है दोनों पक्षों के बीच में 1731 में। वो इसमें दोनों पक्षों के बीच में एक संधि होती है जिसे वर्णा की संधि कहा जाता है। इस संधि में यह तय होता है कि साहू जी मराठा राज्य के उत्तरी भाग को देखेंगे, अर्थात सतारा से ये अपना राजकाज चलाएंगे और दक्षिण के भाग को देखेंगे ये शिवाजी और उनका बेटा जो भी है तो वो देखेगा। तो दक्षिण का जो हिस्सा है मराठा राज्य का वो संभाजी द्वितीय देखते हैं। ये संभाजी द्वितीय होते हैं शिवाजी द्वितीय का बेटा। तो ये देखते हैं। अब इस तरीके से 1748 तक साहू जी उत्तर का क्षेत्र को देखते हैं और संभाजी द्वितीय देखते हैं दक्षिण के क्षेत्र को। इनका कोल्हापुर से नियंत्रण होता है और इनका सतारा से। 1748 में साहू जी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में संभाजी का बेटा होता है राजा राम द्वितीय, उसे नया छत्रपति बना दिया जाता है 1749 में। क्योंकि अब पूरा मराठा मिला के दो नहीं रह गए, उत्तर और दक्षिण नहीं रह गए, बल्कि एक ही पूरा मराठों का छत्रपति हो जाते हैं राजा राम द्वितीय। 1 साल तक ही वो छत्रपति रह पाते हैं। इसके बाद 1750 में पेशवा जो काफी ज्यादा शक्तिशाली और मजबूत हो गए होते हैं और उस समय के पेशवा होते हैं बालाजी बाजीराव।
तो उन्होंने राजा राम द्वितीय के साथ में एक समझौता किया, संधि किया, जिसे संगौला की संधि कहा जाता है। इस संधि के अनुसार सारी शक्ति, सारी मराठा शक्ति पेशवाओं को दे दी गई और एक तरीके से कह ले कि छत्रपति के पद को समाप्त कर दिया गया और मराठों की वास्तविक शक्ति पेशवाओं में निहित कर दी गई। तो ये घटनाएं होती हैं मराठा साम्राज्य के बाद में। अब यहाँ के बाद से एक नया युग शुरू होता है। वो तो एक पहले से ही वो समय शुरू हो चुका था जब पेशवाओं का वर्चस्व स्थापित होता है। और ऑफिशियली 1750 के बाद से पेशवा को माना जा रहा है, लेकिन एक्चुअली 1713 से ही ऐसी स्थिति आ गई थी कि जब पेशवा शासन के मुख्य कर्ता धर्ता बन जाते हैं, सारी शक्तियां उन्हीं में निहित हो जाती हैं। अब हम जानते हैं कि शिवाजी महाराज ने जो राज्य गठित किया था, मराठा राज्य की नींव डाली थी, वो किस तरीके से चलता था। तो मराठा राज्य जो था वो मुख्यतः दो तरीके के थे। एक थे जिसे स्वराज्य कहा जाता है या उसी को कहा जाता है मुल्के कादिश। ये वो राज्य थे, मुख्यतः महाराष्ट्र वाले क्षेत्र थे और यहीं पे मराठों का मूल अस्तित्व था जो पहले से था। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये उनका अपना क्षेत्र था, वो उनकी पुरखों की जमीनें थी, पुरखों की द्वारा बनाई गई वो साम्राज्य था उनका, तो इसे वो अपना मानते थे। तो ये जिसे कि स्वराज कहा जाता था। और दूसरा क्षेत्र वो था जो बाहरी क्षेत्र होते थे जहां से कि चौथ वसूले जाते थे। चौथ क्या होता था, तो मराठों के द्वारा आसपास या दूसरे राज्यों से एक टैक्स वसूला जाता था जो कि भूमि कर का 1/4 हिस्सा होता था, इसीलिए उसे चौथ कहा जाता था। बदले में मराठे उस पड़ोसी राज्यों के सुरक्षा अर्थात बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, इन सबों से सुरक्षा का वचन देते थे और सुरक्षा की जिम्मेवारी लेते थे और उसके बदले में वो चौथ वसूला जाता था। दूसरा एक और प्रकार का जो कर था वो होता था सरदेशमुखी, जो 1/10 हिस्सा होता था। तो ये मुख्यतः उनके आंतरिक राज्यों कह लें या स्वदेश के क्षेत्र से वसूले जाते थे। पीछे की वीडियो में हमने एक गलत डाटा दिया था जो कि 33% सरदेशमुख दिखलाया था। 33% एक्चुअली वो कृषि पर जो कर लगाया जाता था वो था, और कृषि कर भी वैरी करता था, कम से कम 20% था, अधिक से अधिक 40% था। ऑन एन एवरेज 33% वो कृषि पे कर लगाया जाता था और सरदेशमुख 1/10 या 10% ही लगता था। अब कुछ शब्द आते हैं मराठों से जुड़े हुए, उनके शासन प्रशासन सेना से जुड़े हुए कुछ शब्द आते हैं, उन शब्दों को जानना जरूरी है, वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले सेना के बारे में। तो मराठों की जो सेना थी वो विकसित सेना थी। शुरू में तो वो सेना छोटी होती थी, इसीलिए छापामार युद्ध पे ज़्यादा ध्यान देते हैं मराठे। खास करके शिवाजी के समय में छापामार युद्ध का इन्होंने बहुत अच्छे से अंजाम दिया था और उसी का नतीजा था कि एक साम्राज्य के रूप में विकसित हो जाता है मराठा राज्य। तो शुरू में सेना छोटी थी लेकिन ज़्यादा ताकतवर और इफेक्टिव थी, लेकिन बाद के समय में जैसे जैसे मराठों का साम्राज्य बढ़ता है, सेना भी बड़ी होती जाती है और सेना भी विकसित हो जाती है। तो इन्होंने नौसेना का भी विकास किया था, विकसित थल सेना थी, और तोपखाने का भी इनकी सेना के अंतर्गत तोपखाने भी आते थे। अब कुछ शब्द हैं जुड़े हुए, जैसे पागा वो घुड़सवार सेना को कहा जाता था, पाइक वो पैदल सेना को कहा जाता था। दो और शब्द आते हैं सीलेदार और वारगीर। तो ये सीलेदार और वारगीर क्या होते हैं, तो मराठी सेना में सैनिक जो होते थे वो दो तरीके के होते थे। एक वैसे सैनिक होते थे जो घोड़ा और अस्त्र शस्त्र भी उनकी अपनी होती थी, वैसी सैनिकों को सीलेदार कहा जाता था। और कुछ वैसे सैनिक भी होते थे जिन्हें कि घोड़ा और अस्त्र शस्त्र राज्य के द्वारा दिए जाते थे, अर्थात मराठा शासन की ओर से दिया जाता था। तो वैसे सैनिकों को वारगीर कहा जाता था। एक और शब्द आता है हून।
तो हूण क्या है? ये मराठी मुद्रा है। जैसे भारत की आज की जो मुद्रा है वो रुपया है, तो उसी तरीके से मराठों की जो मुद्रा थी उसे हूण कहा जाता था। तो ये हुई छत्रपति और मराठे शासन से जुड़े हुए कुछ शब्द और कुछ तकनीकी चीजें। अब हम आते हैं पेशवा के बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हमने बतलाया कि पेशवा जो है वो अष्टप्रधान के सबसे प्रधान या मुखिया जो होते थे, वो होते थे, जो प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। तो वही पेशवा बनाए जाते थे और उन्हीं के अंतर्गत पूरी मंत्रिमंडल होती थी और वो छत्रपति को अपने सुझाव दिया करते थे। तो अष्टप्रधान का सबसे जो प्रमुख पद था वो था पेशवा। तो बाद में जाकर ये पेशवा जैसे शासन बाद के जो शासक हुए वो कमजोर शासक होते हैं। जैसे शिवाजी के बाद के ही जो संभाजी, राजा राम, साहू जी, ये सारे जो हुए शासक वो कमजोर शासक होते हैं, दुर्बल शासक होते हैं, उनमें शासन की उतनी ज्यादा योग्यता नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो पेशवा थे वो ज्यादा शक्तिशाली होकर उभरने लगते हैं और अंततः पूरी शक्ति उन्हीं में निहित हो जाती है। शासन से संबंधित सारे निर्णय वही लेने लगते हैं। तो इसी काल को पेशवा काल भी कहा जाता है। और 1713 से लेके 1818 अर्थात करीब 100 वर्षों के शासन काल को देखेंगे मराठों का, तो उसे पेशवा युग के नाम से जाना जाता है। अब इसी कड़ी में जो सबसे पहला व्यक्ति जो है प्रमुख, जिन्होंने कि छत्रपति से ज्यादा पावरफुल पेशवा हो जाते हैं, तो ऐसे पेशवा होते हैं बालाजी विश्वनाथ। तो पेशवाओं की उत्पत्ति कैसी होती है इसका भी जान लेना जरूरी है। तो उत्पत्ति का मुख्य कारण यह होता है कि संभाजी और राजा राम के बीच में जो द्वंद्व शुरू हुआ उत्तराधिकार को लेकर, तो वहां पे मराठा सरदार और मराठे दो भागों में बट गए। कुछ लोग संभाजी को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ राजा राम को सपोर्ट कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में मराठा शक्ति छीन होने लगी। अब यहाँ पे मराठा सरदार शब्दों का हमने कई बार इस्तेमाल किया, तो वो बतलाना चाहूंगा कि मराठा सरदार एक्चुअली क्या थे। तो ऐसा था कि मराठा साम्राज्य अलग अलग राज्यों में विभाजित था। तो वो जो अलग अलग राज्यों को जो देखने वाले लोग होते थे, अगर आज की स्थिति में अगर देखें तो पूरे देश के स्तर पे एक प्रधानमंत्री हैं, अलग अलग राज्यों में क्या है, मुख्यमंत्री हैं। तो आप अलग अलग जो राज्य के उस समय के अगर मुख्यमंत्री से तुलना करें अभी के, तो वो मराठा सरदार थे, अलग अलग क्षेत्रों के वो प्रमुख थे। तो वैसे जो क्षेत्र थे, जो उस एरिया को या राज्य को देखते थे, उन्हीं को मराठा सरदार कहते थे। यही मराठे सरदार बाद में अलग अलग राज्य की भी स्थापना कर लेते हैं। जैसे सिंधिया राज स्थापित होती है, होलकर, गायकवाड़, भोसले, पेशवा। तो ये सब राज्य बने अलग अलग मराठे सरदारों के नेतृत्व में ही। तो वो है, तो यहाँ पे मराठे लोग गुट में बट गए और वैसी स्थिति में क्या हुआ कि शासन कमजोर पड़ने लगा। अब जो है, जब ये बालाजी विश्वनाथ जब आते हैं तो एक राजनीतिक अस्थायित्व लाने की कोशिश करते हैं। वो ऐसी स्थिति में जब गुटबाजी होने लगी, फूट पड़ गई, तो मराठा शासन कमजोर पड़ने लगा, मराठे कमजोर पड़ने लगे, राजनीतिक शक्ति उनकी छीन होने लगी, कम होने लगी, प्रभाव कम होने लगा। तो इसको रोकने के लिए मराठों पेशवा पद जो है सो वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया और वो अब ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे और इन्होंने एक तरीके से राजनीतिक अस्थायित्व भी दिया। अब बालाजी विश्वनाथ पहले पावरफुल पेशवा बनकर उभरे थे ऐसे, तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये मराठों की सेवा में 1699 से ही थे। ये जो कालखंड है, इस समय में क्या होता है, तो ताराबाई मुख्य रूप से शासन कर रही होती है एक संरक्षिका के रूप में। तो ताराबाई के जो पेशवा कहले वो होते हैं धनाजी जाधव। तो उन्हीं धनाजी जाधव के सेवा में होते हैं बालाजी विश्वनाथ।
1708 में धनाजी जाधव की मृत्यु हो जाती है और उनका बेटा चंद्रसेन जाधव बनता है पेशवा। अब इनके साथ में इनका मनमुटाव हो जाता है। जब मनमुटाव होता है तब क्या होता है कि उसी समय साहू जी को कैद मुक्त कर दिया था मुगलों ने और ये आ जाते हैं। अब इनको एक ऑप्शन मिल जाता है, बालाजी विश्वनाथ इस गुट को छोड़ के अब इस गुट में आ जाते हैं, साहू जी को पकड़ लेते हैं। अब साहू जी क्या करते हैं कि 1708 में एक नया पद बनाते हैं, सृजित करते हैं, जिसका नाम होता है सेना करते। सेना करते एक नया पद गठित होता है। जैसे पहले अष्ट प्रधान होते हैं, उसके अंतर्गत 8 मंत्री होते हैं। अब जो है कह ले कि 9वां मंत्री हो गए और वो पद कौन सा है तो सेना करते का। इनके अंतर्गत सेना को रखा गया और सेना की पूरी जिम्मेवारी दी गई। पुनर्गठन का काम, उसको सेना संचालन का काम, सेना को गठित करने का काम, ये सेना से संबंधित पूरे काम इन्हीं को सौंप दिए गए सेना करते के अंतर्गत। ये अपनी काबिलियत से और भी ज्यादा प्रभावशाली बने। इसका नतीजा क्या होता है कि 1713 ईस्वी में इन्हें पेशवा बना दिया जाता है। अर्थात बालाजी विश्वनाथ को 1713 ईस्वी में पेशवा बना दिया साहू जी ने। जब ये पेशवा बन गए तब ये और भी ज्यादा पावरफुल हो गए, क्योंकि अब प्रधानमंत्री भी हो गए और साथ में उस सेना का तो उनके नियंत्रण में था ही, सेना करते थे ही, तो और भी ज्यादा ये पावरफुल हो गए। और साथ में बालाजी विश्वनाथ जो थे वो काफी योग्य व्यक्ति थे और काफी कूटनीतिक, राजनीतिक दृष्टि से काफी चतुर, तो ये सारे गुण उनमें थे। इन्होंने क्या काम किया तो सबसे पहले जो मुगलों के साथ में बहुत ज्यादा झगड़ा चल रहा था, मराठों के बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहे थे, इसको उन्होंने रोकने का प्रयास किया। तो इसके लिए क्या किया तो सबसे पहले एक दिल्ली समझौता किया जाता है 1719 ईस्वी में। दिल्ली समझौता मुख्यतः सैयद बंधु जो जिन्हें किंग मेकर कहा जाता है मुगलों का, तो उनके साथ में समझौता हुआ था। छोटे भाई सैयद हुसैन अली खान होते हैं, उन्हीं के साथ में समझौता होता है जिसे दिल्ली संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि में क्या था कि मराठों को मुगलों के दक्षिण के 6 राज्य दे दिए गए जहां से कि चौथ और सरदेशमुख वसूल सकते थे। तो ये बहुत बड़ा अधिकार मराठों को दिया गया था। इसी को रिचर्ड टेम्पर ने मराठों के लिए मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग किया है। साथ में मुगलों को, मराठों को और क्या शक्ति दी गई तो फर्रुखसियर उस समय मुगल बादशाह थे और फर्रुखसियर और सैयद बंधु दोनों एक दूसरे को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सैयद बंधु के हाथ में शासन का पूरा बागडोर था। तो वो क्या करते हैं कि मराठों के साथ में समझौता कर लेते हैं दिल्ली समझौता के नाम से, और फर्रुखसियर की सुरक्षा के नाम पे मराठों की सेना वहां पे लगाई जाती है। अर्थात वहां पे यहाँ पे क्या होता है कि मराठों को अब मुगल दरबार में परमिशन मिल गया, उनके आसपास उनके शासन संचालन, वहां की राजनीतिक स्थिति क्या कुछ चल रहा है, सारी चीजें जानने का मौका मिल गया। अब बदले में इन 2 अधिकारों के अलावा क्या किया जाता है कि साथ में मराठों को भी कुछ देना होता है। तो वो एक सालाना कुछ 20 लाख, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, 20 लाख या कुछ सालाना मुगलों को देना होता है। बदले में सरदेशमुख और चौथ वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब मराठों के सहयोग से ही सैयद बंधु फर्रुखसियर की हत्या भी करवा देते हैं। पहले उन्हें गद्दी से हटाया जाता है, फिर अंधा बनाया जाता है और अंततः उनको मार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ के बाद से बालाजी विश्वनाथ के समय के बाद से मराठों का एक फिर से उत्थान शुरू होता है, इसलिए इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। प्रथम संस्थापक तो जाहिर सी बात है छत्रपति शिवाजी महाराज थे। अब द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है और 1720 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब आगे के जो पेशवा होंगे उनके बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे, पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में, और फिर अंततः एंग्लो मराठा वार के बारे में जानेंगे और समझेंगे।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, लाइक करिए। कोई कमेंट हो, कुछ अगर पसंद ना आया हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर से बजा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।